चलिए भी, सॉरी फॉर द एबनॉर्मल डिले। चलिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज रिटर्न्स ऑफ इनकम। लॉट मेनी पेजेस, वी हैव टू कवर इट टुडे। ठीक है, रिटर्न्स ऑफ इनकम। देखिए, जैसे आप एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसमें आप अपनी डिटेल्स भरते हैं, है ना। कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक एडमिशन फॉर्म होता है, उसमें आप एक डिटेल्स भरते हैं। तो एक सिस्टम है, एनीवेयर एवरीवेयर, है ना। एक डीटीसी का पास भी बनाना हो अगर, तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है। यूजली सब चीजों का एक फॉर्मेट होता है। ऐसे जो हमारी इनकम्स हैं वो तो हम बोर्ड पे, कॉपी पे, कहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट को जब इंटीमेट करना तो एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए। नहीं, सही जगह आपका नाम लिखा हो, फोन नंबर लिखा हो, रेजिडेंशियल स्टेटस लिखा हो, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखा हो, कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हो लिखा हो, है ना। कौन कौन से हेड्स में कितनी कितनी इनकम्स हैं, कौन कौन से आपने डिडक्शन एग्जामिशंस क्लेम किए, पूरा एक प्रॉपर सिस्टमैटिक, ऑल फॉर्म्स ड्यूली फिल्ड इन एंड इट शुड बी साइंड एंड वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है दैट द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आफ्टर ऑल इनकम टैक्स को लिख के दे रहे हो तो कोई मजाक तो नहीं रहा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो ये जरूरी है कि आप लिख के दो मेरे ख्याल से यही मेरी इनकम है, सो दैट कल को अगर उसमें कुछ गलती पकड़ी जाए तो आप ये ना कहो मुझे तो पता नहीं, मेरे सीए ने लिख दी होगी उससे गलती हो, मेरे को क्या मतलब है, या कुछ भी हो गया, ऐसे नहीं। तो आप जब साइन कर रहे हो पेज को तो क्लियर है, वो पता लगे। अब लेटेस्ट कल्चर में डिजिटल सिग्नेचर्स भी आ गए, बट इन एनी केस सिग्नेचर इज ए सिग्नेचर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले समझना होगा ये रिटर्न ऑफ इनकम क्या है। समझ में आ गया? रिटर्न इज नथिंग बट ए फॉर्मेट, और इन ए वे जो आपने सारे साल में कमाया उसकी एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट है। दैट इज द ओनली थिंग इन रिटर्न ऑफ इनकम। इज इट फाइन? फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, इंडिविजुअल का अलग है, कंपनी का अलग है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का अलग है, कई कंसेप्ट हैं इसमें, है ना। जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभी शुरू में कि भाई किस किस के लिए रिटर्न भरना कंपलसरी है, किस किस के लिए ऑप्शनल है, किस किस को जरूरत ही नहीं है ना। कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी डेट्स हैं, कब तक इसको फाइल करना है, करेक्ट। फिर इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई अगर लॉस की रिटर्न हो तो उसको भरना है नहीं भरना, रिटर्न लेट हो जाए तो क्या भर सकते हैं नहीं भर सकते, एक बार रिटर्न भर दी तो क्या दोबारा से उसको ठीक कर सकते हैं नहीं कर सकते, गलती हो जाए डिफेक्टिव रिटर्न हो तो उसको कैसे ठीक करें। फिर सेक्शन 140 में जाके हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई अगर सिग्नेचर को साइन करना तो कौन साइन करेगा, कोई भी कर दे, या अगर मैं खुद मेरी रिटर्न है तो अगर मैं नहीं कर पा रहा साइन किसी वजह से भी तो क्या मैं होगी नहीं साइन रिटर्न, या कौन कर सकता है, हु कैन, अगर या कंपनी है तो कौन साइन करेगा। बात आ रही समझ में? फिर एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपने सुना होगा पक्का, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। आज से पहले थोड़ा ब्रीफ में उसके बारे में आपने पढ़ा या सुना होगा या मैंने बताया होगा। आज पूरा डिटेल में 3 पेजेस तक उसके प्रोविजंस हैं, कौन पैन अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, कब करना जरूरी है, कहाँ कोट करना जरूरी है, कौन पूछेगा, कौन बताएगा, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जहाँ पैन कंपलसरी है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांजेक्शन बताओ जी जहाँ पैन कोट करना कंपलसरी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इन टूडेज डिस्कशन। द चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। द ओनली थिंग इज यू हैव टू मेमोराइज द प्रोविजंस, डेट्स, फॉर्म नंबर्स, मेमोरी गेम है। अंडरस्टैंडिंग के एंगल से बहुत इजी चैप्टर है, सीधा सीधा चलेगा। ठीक है, क्लियर? शुरू करें पढ़ना। तो इसमें ज्यादा खेल मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का है। इसमें जैसे मेरे को हमेशा पसंद आता है कि हाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज हो फिर मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊं तो थोड़ा लगता है हाँ पढ़ाया। फाइनल में है इसके बारे में ना, फाइनल में तो आएंगे काफी प्रोविजंस। इंटर में ज्यादा कुछ नहीं दिया इन्होंने। आरी बात सुन में, फाइनल में तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, अपील्स, रिवीजन्स, काफी कुछ है, बहुत अच्छा सिलेबस है फाइनल में कवरेज। इंटर में सिर्फ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक देके छोड़ दिया, तो जस्ट एक लगा लो 2 सेक्शन कवर किए हैं, 139 और 140, बस। एग्जैक्टली देखा जाए तो सिर्फ 2 सेक्शंस इस चैप्टर में कवर किए हैं। आप देखेंगे तो जो मैंने नीचे के 3 दिए ना, 140 के बाद 140A सेल्फ असेसमेंट, 143 सबसेक्शन 2 स्क्रूटनी असेसमेंट एंड 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये 3 मैंने अपनी तरफ से दे दी, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने इन पर सिर्फ एक पैराग्राफ दिया है जस्ट फॉर योर नॉलेज कि भाई होता क्या है। क्योंकि कई जगह जब हम ये पढ़ेंगे ना 139 और 140 तो इनका रेफरेंस आ रहा है बार बार, तो जस्ट फॉर दैट सेक सो दैट यू अंडरस्टैंड अ बिट मैंने दे दिया है थोड़ा सा, अदरवाइज हमारे सिलेबस में 140 तक ही है।
हरिवंश में ये जो लास्ट के 3 सेक्शंस मैंने कोट किए पेज नंबर 1 पे शुरू में सेक्शंस की लिस्ट में, ये सिलेबस में नहीं है। इज इट क्लियर? तो सिंपल ये चैप्टर है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। बस एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कब कहां कैसे होती है, बस खत्म, इतना ही चैप्टर है। ठीक है। अब सबसे पहला फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन वॉलंटरी बेसिस एज ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, है ना? कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वॉलंटरी बेसिस, कि भाई ये काम करना कंपलसरी है, शराफत से खुद ही कर लो। वॉलंटरी का मतलब है मेरी मर्जी है, मैं करूं या ना करूं, लेकिन मैं एक तरफ कह रहा हूं कंपलसरी है, एक तरफ कह रहा हूं वॉलंटरी है। इसका क्या मतलब है? कंपलसरी है कि वॉलंटरली कर लो इस बात को। समझ आई बात? कहने का मतलब है स्कूल जाना कंपलसरी है, शराफत से खुद ही चल जाओ। ये नहीं है कि स्कूल वाले घर लेने आएंगे तुम। बात समझ गए? जाओगे आप खुद ही अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से जाते हैं ना स्कूल में, लेकिन रोज स्कूल जाना कंपलसरी है। वैसा है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं रिटर्न, ये भरना कंपलसरी है, लेकिन वॉलंटरी के सेंस में खुद अपनी इच्छा से जब चाहे भराओ। है कंपलसरी, नहीं भरोगे तो फिर पेनल्टी प्रोविजंस पढ़ाऊंगा। ठीक। सबसे पहला कंपनी और फर्म, इसके ऊपर हाथ से ऐड कर देना, इंक्लूडिंग एलएलपी। फर्म में वैसे एलएलपी भी आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बट फिर भी क्लैरिफिकेशन से इंक्लूडिंग एलएलपी। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी इसमें इंक्लूड किया है। दे हैव टू सबमिट वेदर देयर इज एन इनकम और लॉस। खत्म। ठीक। यानी कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के केस में इन्होंने कह दिया कि रिटर्न भरना जरूरी है सर, अगर नहीं सॉरी, रिटर्न भरना जरूरी है, चाहे आपकी इनकम हो चाहे लॉस हो। बात खत्म। इज इट फाइन? दूसरा, पर्सन अदर देन ए कंपनी। तो उसमें लिखा है एनी पर्सन अदर देन ए कंपनी और फर्म हैज टू सबमिट हिज रिटर्न ऑन कंपल्सरी बेसिस इफ द टैक्सेबल इनकम प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सीड्स द एग्जेम्पशन लिमिट। क्या मतलब हुआ? एक तो ये ना नाक को घुमा के पकड़ते हैं, है ना? सीधी सीधी सी बात ये है कि ग्रॉस इनकम, भाई नेट इनकम में 80C to 80U दोबारा जोड़ दो। वैसे अगर आप टेक्निकल बुक्स में उठा के देखेंगे, एक्ट में उठा के देखेंगे, तो उसमें ना कुछ ऐसे सेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं जो अब खत्म हो गए। 10A, 10B, 10BA, ये मैंने आपको पढ़ाने नहीं है क्योंकि ये खत्म हो चुके हैं। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैंने उन सेक्शंस को लिखा नहीं, तब ये कुछ सेंस इसकी बन रही थी। अभी तो ये नॉन सेंस ही है, इन द सेंस की सीधा सीधा ही ग्रॉस इनकम की बात कर रहा है। सो प्रैक्टिकली व्हाट वी हैव टू सी, अगर आपकी ग्रॉस इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 2 लाख, 2,50,000 और 5 लाख, एज द केस में बी। इज इट फाइन? इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाता है फर्स्ट क्लास, जानबूझ के पंगा लेने के लिए आपसे। बोलेंगे जी बताओ ये रिटर्न भरना जरूरी है कि नहीं है, और उसमें इनकम दिखाएंगे आपकी 1,80,000। बोलो अरे इसकी तो इनकम वैसे एग्जेम्प्ट है, और फिर वो नीचे लिखेगा जी 80C की डिडक्शन है 70,000 रुपए की। तो इसका मतलब आपकी इनकम 180 और 70 इफेक्टिवली 2.5 लाख है, उसमें 70 कट के 81 आ रहा है, तो रिटर्न भरना कंपल्सरी है। इज इट क्लियर? वी हैव टू सी द ग्रॉस इनकम, नॉट द टैक्सेबल इनकम। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अगले जो 4 पॉइंट हैं ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, फलाना फलाना, इस टाइप की जो एंटिटीज होती हैं उनके लिए हैं। उनके लिए सब में एग्जेम्पशन लिमिट 2 लाख है, और सब में ये लिखा है कि अगर उनकी इनकम जो एग्जेम्पशन उनको मिलती है जिस भी रिस्पेक्टिव सेक्शन में वो ना मिल रही होती और तब 2 लाख से ऊपर होती तो रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर उनकी इनकम विदाउट कंसिडरिंग एग्जेम्पशन 2 लाख से ऊपर है तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी। इज इट फाइन? यही 3 पॉइंट है इसमें। पहला, कंपनी और फर्म रिटर्न फाइल करनी है, चाहे इनकम हो या लॉस हो। दूसरा, इंडिविजुअल के लिए या और किसी के लिए, बेसिकली इसमें इंडिविजुअल एचएफ आ गया, कंपनी फर्म के अलावा मेनली वही बनता है। अगर आपकी ग्रॉस इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा आ रही है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। और तीसरा, जो एग्जेम्प्टेड एंटिटीज हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सो मेनी अदर, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस एंड ऑल दैट, जितनी भी एग्जेम्प्टेड एंटिटीज हैं इस तरह की स्पेशल, उनकी अगर इनकम 2 लाख से ऊपर है बिफोर कंसिडरिंग एग्जेम्पशन,
तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी। इजी टू अंडरस्टैंड? पक्का? अब मैं इसको फास्ट रीडिंग कर रहा हूं। ये कहता है, आई एम ऑन पेज 1 ओनली। ये कहता है, पर्सन इन रिसीट ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट फॉर अ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। कहने का मतलब है, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। Then they have to submit return on compulsory basis if without considering exemption of 11-12 it exceeds the amount not chargeable to you. So what is the limit? The limit is 2 lakhs. ठीक है? यानी अगर इनकम 2 लाख से ऊपर है आज की तारीख में चैरिटेबल ट्रस्ट की, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, बता रहे समझ में, देन रिटर्न इज कंपल्सरी। देन पॉलिटिकल पार्टी की एग्जेम्पशन मिलती है 13A में। अगर उनकी लिमिट भी क्रॉस कर रही है 2 लाख से विदाउट कंसिडरिंग द एग्जेम्पशन, तो उनको भी रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी। तीसरा, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, एसोसिएशन इंस्टीट्यूट फॉर कंट्रोल सुपरविजन ऑफ ए प्रोफेशन, इंस्टीट्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, फंड एंड इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड इन सेक्शन 1023C। इसमें बेसिकली आ जाता है मेडिकल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड यूनियंस। इन सब के लिए रिटर्न कंपल्सरी है अगर इनकी इनकम जो है विदाउट कंसिडरिंग एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। लिमिट सब में वही 2 लाख है। ठीक है? और इसके अलावा इन्होंने कह दिया है, एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस रेफर टू इन सेक्शन 35 सब सेक्शन 1। 35 कौन सा सेक्शन था? रिसर्च वाला। तो यानी ये उनकी बात कर रहा है जिनको हम पैसा देते हैं, उनको भी तो रिटर्न भरनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अभी तक तो हम पढ़ते आए थे फ्रॉम द एंगल ऑफ ए बिजनेसमैन, भी हमने उनको पैसा दिया तो हमें 200% डिडक्शन मिलेगी, 175% मिलेगी, तो चलो ठीक है। जो ले रहा है उस इंस्टीट्यूशन के लिए भी इन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, चाहे इनकम है चाहे लॉस है। आफ्टर ऑल इतने लोग उनको पैसा दे रहे हैं और उस पर हम उनको 150%, 175% डिडक्शन दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उनकी भी तो रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आनी चाहिए, भैया कहां से पैसे आए तुम्हारे पास। इज इट क्लियर? अदर पॉइंट्स। पहला पॉइंट, every person who is accessible on behalf of any other person, इसको अंडरलाइन कर दो। accessible on behalf of any other person, ये पढ़ा है हमने कभी? accessible on behalf of any other person। दूसरे की टैक्स हम क्यों देंगे? डीम्ड ऑनरशिप तो उसी में आ गई, वो तो फिर हमारे में काउंट हो जाती। वो जो हमने पढ़ा था क्लबिंग का चैप्टर, क्लबिंग के चैप्टर में पढ़ा था ना। लेकिन क्लबिंग में तो हमने नहीं पढ़ा था बच्चों की इनकम क्लब हो जाती है पेरेंट्स के साथ, फिर अलग से रिटर्न थोड़ी भरनी पड़ती है उनकी। क्या पढ़ाया था उस वक्त मैंने? हाँ, ये पॉइंट है इस क्वेश्चन में। जो उनके अपने टैलेंट का था उसको हमने क्लब नहीं किया था, याद है? जो सिंपल इनकम थी, इंटरेस्ट ये वो तो हमने क्लब कर दी थी, लेकिन जो अपने आप जैसे प्रोफेशनल सिंगिंग, एक्टिंग या कोई इस तरह का है, तो फिर वो इनकम को हमने क्लब नहीं किया था। क्लब नहीं किया था इसका मतलब फिर उनके पेरेंट्स को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब पेरेंट्स को भी फिर कब रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? जब ग्रॉस इनकम 2 लाख से ऊपर। अब मान लेते हैं बच्चा जो है वो एड्स में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, या प्रोफेशनल सिंगिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, और इनकम 1.5 लाख है साल की, 2.25 लाख है, तो ठीक है एग्जाम है तो फिर बात खत्म, उसकी भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। बट अगर ग्रॉस इनकम 2 लाख को क्रॉस कर रही है, इन दैट सिचुएशन 2 रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी पेरेंट्स को, एक अपनी और एक ऑन बिहाफ ऑफ दैट माइनर चाइल्ड। इजी। नेक्स्ट, एक नया फंडा लेके आए हैं कि अगर कोई बंदा इंडिया का रेजिडेंट हो, आपको याद है रेजिडेंशियल स्टेटस मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ाई हुआ है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल और एचएफ में तो आरओआर, एनओआर, एनआर 3 होता था, लेकिन कंपनी में और पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह में सिर्फ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होता था। तो उन्होंने कहा कि पर्सन जो है वो रेजिडेंट हो, एनओआर को छोड़ दिया इन्होंने, मींस इंडिविजुअल एचएफ है तो आरओआर हो, बाकी में रेजिडेंट हो, और 3 में से कोई एक बात हो। मेनली पढ़ने वाला पॉइंट है बी को हाईलाइट कर लो, जो हाईलाइटर्स यूज करते हैं स्टूडेंट। इसमें 3 बातें हैं, ये देखने में एक सेंटेंस है लेकिन इसमें 3 बातें हैं। क्या क्या 3 बातें हैं? पहला, एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो आप आरओआर या रेजिडेंट हो, ये तो हो ही हो, साथ में आपके पास क्या है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया, पहला पॉइंट। दूसरा, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी मींस कोई फर्म है बाहर, कोई और बिजनेस है जिसमें आप हिस्सेदार हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी। बेशक प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, कोई बिजनेस है, हो सकता है आप किराए पे लेके चला रहे हो, जो भी, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में, मीन सम शेयर, इसमें ऐसा नहीं लिखा 10%, 20% जैसा हम कई बार पढ़ते थे, कुछ नहीं लिखा। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दी एंटिटी मींस 1% भी होगा, 0.5% भी होगा, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो हो गया ना किसी भी एंटिटी में,
तो यू आर कवर्ड बाय दिस प्रोविजन। और तीसरा, यू हैव साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। घुमा के लिखा है सीधी सीधी भाषा में, आपके पास कोई बैंक अकाउंट है बाहर, स्विट्जरलैंड नहीं लिखा, कहीं भी अगर आपके पास बैंक अकाउंट है। तो तीन बातें इन्होंने कह दी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है बाहर, अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी बिजनेस एंटिटी में बाहर, या आपके पास कोई बैंक अकाउंट है बाहर, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फिर वो इनकम गई, फिर 2 लाख 2 लाख वाला कंसेप्ट नहीं है। अगर आपके पास इन तीन में से कोई सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है, बेसिकली द प्रोविजन इज फॉर इंडियंस, आर तो इंडियंस ही होते हैं ना जो यहां रह रहे हैं। अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी बाहर है, फिर रिपीट कर रहा हूं, या उनके पास कोई बैंक अकाउंट है बाहर, या उनका किसी बाहर की एंटिटी में इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेशन है, तो इन तीनों सिचुएशंस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, इवन इफ इनकम इज बिलो 2 लाख। ऑब्वियसली अगर उनकी इनकम 2 लाख से ऊपर है फिर तो वैसे ही भरना है। अगर इनकम उससे कम भी है तब भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इंडिविजुअल, एचयूएफ सभी आगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ाने से पहले बता देता हूं फंडा क्या है। फंडा ये है, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रही है कि अगर आपकी सैलरी इनकम बेसिकली 5 लाख तक है, साथ में इन्होंने कह दिया अगर इंटरेस्ट इनकम 10,000 तक है, वो एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट ले आए ना, आपको पता ही होगा, इंटरेस्ट 10,000 तक 80 टीटीए में उड़ा देते हैं। तो कोई भी सैलरी इंप्लॉय होगा, बैंक अकाउंट तो होगा ही, बैंक अकाउंट होगा तो इंटरेस्ट भी होगा, इंटरेस्ट होगा अगर 10,000 तक है तो कोई इनकम नहीं है उसकी, सीधा सीधा है ना। तो इन्होंने कह दिया अगर आपकी सैलरी इनकम साल की 5 लाख तक है प्रैक्टिकली, तो आप चाहो तो रिटर्न भर दो, चाहे मत भरो, ऑप्शनल कर दिया। ऐसा इन्होंने क्यों किया? लाखों करोड़ों हिंदुस्तान में लोग नौकरी कर रहे हैं, नहीं, करोड़ों के हिसाब से रिटर्न्स कैंसिल हो गई इस प्रोविजन से। सही किया ना, सैलरीड एम्प्लॉय है, उसका तो वैसे भी कोई वो दिक्कत तो है नहीं, एम्प्लॉयर के पास तो टीडीएस वीडीएस कट ही जाता है, उसका जो टैक्स टुक्स कटना है वो ऑफिस में कट लेता है, वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में। वो आपको अगली क्लास में समझाऊंगा मैं, एडवांस टैक्स टीडीएस। बड़े सैलरी को क्यों नहीं लें सर? वही तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, सब तो ज्यादा दूरी नहीं रहेगी ना। नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा टीडीएस का कॉन्सेप्ट। वैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि टीडीएस कटता है ऑन अकाउंट, लास्ट में टोटल बिल बन के उसमें से जितना टीडीएस कटा हो माइनस कर देते हैं, अगर ज्यादा कट गया वापस कर देते हैं, कम कट गया तो और ले लेते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मैं आपको पहले ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पूरी टीडीएस पे ही चलेगी, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इज इट फाइन? तो ये फंडा है। अब आप सोचो कि 5 लाख तक की सैलरी वाले कितने लोग हैं? बहुत है इंडिया में, बहुत। किसी को रिटर्न फाइल नहीं करनी है, सबको ऑप्शनल कर दिया। ऑप्शनल मीन्स मत भरो भाई। अरे बात समझो, बड़ा पावरफुल एग्जामिशन आई है एटलीस्ट उनके लिए, इनकम टैक्स वालों के लिए। उनके लिए गिनती अब देखो रिटर्न्स की कितनी कम होगी हैंडल करना। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, द टैक्स पेयर हैज एन ऑप्शन टू सबमिट हिज रिटर्न ऑफ इनकम और नॉट टू सबमिट। ऑप्शनल मीन्स वही होगा जैसे बोर्ड के एग्जाम कर दिए, देना दे दो मत दो, कौन देगा फिर? पहला आपके सीए में करते थे को आईपीसीसी के पेपर देना ऑप्शनल है जी, देने दे दो, नहीं तो पढ़ लिया बस, ठीक है कोई बात नहीं। सारे सीए और बीए में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। पहला पॉइंट, द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, मे बी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। दूसरा, his taxable income does not exceed rupees 5 lakh. मिला? Taxable income should consist of salary and or saving bank account interest, but it should not be more than 10,000. यानी practically only salary income होनी चाहिए। तीसरा, the individual has reported to his employer his permanent account number, PAN number होना चाहिए। चौथा, the individual has reported to his employer his savings bank interest for the purpose of TDS, 192 is TDS। ठीक है, कोई खास बात तो है नहीं। पांचवा, द इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन इन फॉर्म 16 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर विच मेंशन द पैन, द डिटेल्स ऑफ इनकम, द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब उसको फॉर्म 16 मिल गया। ये ना एक फॉर्म होता है, आप ये समझ लो, मैंने आपको शुरू में भी बोला ना, हर चीज के लिए एक फॉर्मेट होता है, पेपर प्लेन पेपर में नहीं चलता कुछ भी। तो आपका जो सारा साल, आपका मीन्स अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपकी कंपनी ने जो आपका सारा साल टैक्स काटना है वो आपको सारा चीज लिख के देती है, भाई हमने आपका इतना इतना इनकम पे इतना इतना टैक्स काट लिया और ये हमने जमा करा दिया, ताकि आपके पास भी प्रूफ रहे भाई मेरा टैक्स जमा है। तो वो फॉर्म इशू होगा। मतलब ये सारा प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरनल है। इंटरनल बोले तो विद इन द कंपनी चल रहा है, इसमें अभी कहीं गवर्नमेंट बीच में नहीं आई। द इंडिविजुअल हैज नो क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ टैक्सेस ड्यू टू हिम फॉर द इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर। ये भी नहीं होता, इसमें लिखा कि कोई रिफंड ड्यू ना हो। रिफंड वो करते नहीं ना, कंपनी वाले समझदार तो होते हैं, जितना टैक्स बनता है उतना ही काटते हैं। क्यों फालतू में कम या ज्यादा काटेंगे? कम काटेंगे, आपको जमा कराना पड़ेगा, ज्यादा काट लेंगे रिफंड होगा।
तो इतना तो इनकम टैक्स ऑफिसर, कौन इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कंपनी में डील करता है एम्प्लॉइज को, इतना तो उसको समझ होती है कि कितना टैक्स बन रहा है, तो उतना ही टैक्स कैलकुलेट करके काट लेता है। ठीक है। एंड द इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम ओनली वन एम्प्लॉयर फॉर द असेसमेंट ईयर। वही है, सीधे सीधा केस ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस को अवॉइड करना चाह रहे हैं, या ये कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस को कह रहे हैं भैया अभी हमारे को रिटर्न भर दे, हम अपना आप देख लेंगे। जो सीधा सीधा है उसको वो कंपनी के लेवल पे डील कर रहे हैं। An individual who satisfies the above condition has an option to submit or not to submit his return of income. लेकिन लिखा कि अगर आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आए, वो भी हमारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं आगे चल के, अभी तो हम फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट कई बार असेसमेंट्स के लिए, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट्स के लिए, कई पर्पसेस के लिए नोटिस इश्यू कर देता है। वो सब अगर नोटिस वोटिस आ गए तो फिर तो रिटर्न भरनी पड़ेगी। सीधा सीधा केस है, सैलरी इनकम के अलावा कुछ नहीं है आपके पास, एक बैंक अकाउंट है बस, तो आप रिटर्न भरना छोड़ सकते हैं अगर आपकी सैलरी साल की 5 लाख तक है। 5 लाख बोले तो 40,000 रुपए करीब, है ना, 40,000 पर मंथ अगर आपकी सैलरी है। उसमें आप देखिए ज्यादातर एम्प्लॉयज इंडिया में इसी लिमिट में अभी भी। अगर आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी है, तो फिर ये सेक्शन की एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम। तो आप देख सकते हैं नीचे 1 2 3 4 4S 5 6 7 एंड ITR 5। ये जो लास्ट के ITR 5 है ये तो खैर कोई रिटर्न का फॉर्मेट नहीं है, दिस इज जस्ट वेरिफिकेशन है। इसमें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पेज पे जाके कि अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आता जा रहा है कि कहां कहां इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मतलब ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न कहां कहां कंपलसरी है। तो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको नेक्स्ट पेज पे, कंपनी में कंपलसरी है, टैक्स ऑडिट के केस में कंपलसरी है, एंड सो ऑन। तो जहां जहां कंपलसरी है फिर वहां वहां डिजिटल सिग्नेचर का चक्कर आ रहा है। जहां जहां डिजिटल सिग्नेचर भी कंपलसरी है वहां तो ई फाइलिंग विद डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ है। जहां जहां अभी भी डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शनल कर रखा है कि भाई चलो ई फाइल कर दो और उसके बाद आप साइन करके वेरिफिकेशन करके पेपर सबमिट कर दो, तो अभी भी वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। अरे बात समझ में? तो फिर ई भी किया और उसको कह रहा उससे ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट है कि फिर भी चलो जितना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाए उतना प्रोसेस करना इजी रहेगा ना। वेरिफिकेशन तो चलो एक फॉर्मेलिटी है, सिग्नेचर्स ले लेंगे अलग से। बात आ रही समझ में? धीरे धीरे आने वाले समय में मेरे को लगता है हर एक के लिए डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी कर देंगे, सब के लिए। एनीवेज, फिलहाल क्या है, ITR 1 सहज, ये है उनके लिए जिनके पास सैलरी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, कोई लॉस वॉस का चक्कर नहीं है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, और उसमें भी कोई लॉटरी और रेस हॉर्सेस का चक्कर नहीं है, मतलब सीधा सीधा आम आदमी। अगर कॉम्प्लिकेटेड आदमी है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो ITR 2। और अगर आप पार्टनर हैं, बीइंग पार्टनर्स इन द फर्म, बट आपकी कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है, तो 3। और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या प्रोफेशनल हैं आप, तो 4। अगर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम्स है 44 ADAE, तो 4S, इसका नाम दे दिया इन्होंने सुगम। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म से OPBOI है तो 5, ऑर्डिनरी कंपनी है तो 6, और जो मैं बता रहा था अभी टिपिकल ऑर्गेनाइजेशंस, याद है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल, साइंटिफिक रिसर्च, फलाना, उनको सब इन सेक्शंस में फाइल करनी होती है रिटर्न। 139 4A 4B 4C 4D है, ये भी हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे भी हम। इनके लिए है ITR 7। और जो मैं आपको बता रहा था अभी डिजिटल सिग्नेचर का चक्कर है, उसमें जो वो है ना, वेयर द डेटा ऑफ द रिटर्न और फ्रिंज बेनिफिट्स इन फॉर्म ITR 1 2, ये 2 छपने से रह गया, 2 3 4 5 6 ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो जहां डिजिटल सिग्नेचर के बगैर गई है वहां पर आप वेरिफिकेशन भेज रहे हैं, उसके लिए एक ITR 5 का फॉर्मेट है। इजी है? बताइए, आप मुझे बताओ राशि। नथिंग। मोड ऑफ सबमिशन, पहला ITR 7 शुड बी सबमिटेड इन पेपर फॉर्मेट, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज वार्टीज हैं इन सबको बोला भैया पेपर रिटर्न फाइल करो। ये तो बहुत ज्यादा नहीं होती ना गिनती में, मतलब होती तो ये भी ज्यादा है बट फिर भी बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन, ये तो करोड़ों में है ना। देन कंपनी शुड सबमिट इट्स रिटर्न इन ITR 6 इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। खत्म, कोई कहानी नहीं सुनेंगे तुम्हारी, है ना। कंपनी के केस में इन्होंने एकदम कंपलसरी कर दी, नहीं भाई कोई कहानी नहीं है, आप डिजिटल सिग्नेचर भी लो और ई फाइलिंग ही करो, ठीक है। तीसरा,
इंडिविजुअल एचईएफ के केस में इन्होंने कह दिया कि 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करो, लेकिन विद और विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। एंड इंडिविजुअल और एचईएफ ये हिंदी हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, इट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग एरर है, ह्यूमरस स्पेलिंग एरर्स हैं। Hindu undivided family, if the total income or taxable income exceeds 10 lakhs, shall furnish return of income in ITR 1, 2, 3, 4 electronically with or without digital signature. Clear है ये, है ना? यानी आपके केस में बोले तो इंडिविजुअल के केस में अगर इनकम 10 लाख को क्रॉस कर रही है तो बोले कि जब 10 लाख को इनकम क्रॉस करे तो छोटा आदमी तो है नहीं, तो एटलीस्ट ई फाइलिंग तो करा ही लेगा किसी न किसी से, तो इसलिए उसको भी बोल दिया भैया जरा ढंग से कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पैराग्राफ है ये अभी जो हमने पढ़ा ना कंपलसरी 3 बातें, क्या क्या? एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी एंड बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए रिटर्न भरना कंपलसरी कराया था। उनके लिए भी यही है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एचयूएफ हैविंग एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया शैल सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम इन ITR 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉनिकली विद और विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। 1 and 4S इज नॉट एप्लीकेबल। बार बार आप फॉर्म नंबर याद नहीं कर पाओगे, किस किस में क्या है कहानी, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB एंड द टैक्स पेयर इज ए फर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ, रिटर्न शुड बी सबमिटेड इन ITR 4, 5 इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर। क्लियर? जहां टैक्स ऑडिट आया वहां पर भी कह दिया कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ करो। Other taxpayers can submit their return in paper format or electronically with or without digital signature. यानी कि देखा जाए तो पेपर इज कंपल्सरी ओनली फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट, वो जो चैरिटेबल पॉलिटिकल पार्टीज थी। बाकियों के लिए इन्होंने कह दिया इन केसेस में करो, और बाकियों के लिए ऑप्शन दे दी लास्ट में, इन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक विद और विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। इन्होंने कहा जहां विदाउट डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हो वहां पर आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली द टैक्स पेयर विल हैव टू सबमिट वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न इन पेपर फॉर्मेट। वेरिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया था इज बेसिकली साइनिंग, यू आर वेरीफाइंग दैट द स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन, जो भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दी गई हैं, दे आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ये लाइन लिखी होती है हर जगह। दैट इज बेसिकली, ये आपको भेजनी है, बैंगलोर में इन्होंने बनाया कोई ऑफिस, you have to send it by speed post or ordinary post to the income tax department, electronic city post office Bengaluru, that is Bangalore. Specified period कितने दिन में भेजनी है? 120 दिन है from the date of uploading the electronic return or the due date, whichever is later. इसमें लिखा है if the return is uploaded with digital signature then date of uploading shall be taken as the date of filing of return, obviously. ठीक है, and if it is without digital signature and ITR 5 is filed in time, तो भी जो डेट ऑफ अपलोडिंग थी वही मानेंगे। और अगर आपने टाइम में फाइल नहीं किया, अपलोड कर दिया और ITR 5 नहीं भेजा, तो मानेंगे रिटर्न भरी नहीं, दोबारा भरो। आ रही बात सुन में? ही विल हैव टू रीसबमिट द रिटर्न। तो लास्ट की 3 पॉइंट सिंपल है। लास्ट के 3 पॉइंट क्या है कि जिस दिन आपने इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल की, हम तो वही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मान लेंगे। अगर विदाउट डिजिटल सिग्नेचर है और आपने टाइम लिमिट के अंदर वेरिफिकेशन भेज दी तो भी मान लेंगे, और अगर वेरिफिकेशन भेजी नहीं तो मानेंगे रिटर्न ही नहीं भरी आपने, फिर वो बेकार है, हमारे किसी काम की नहीं, दोबारा भरो। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू समराइज इट, क्योंकि ये नहीं तो आपको परेशान करेगा बाद में। पहला, ये लिखना है कंपल्सरी पेपर कहां कहां बोला? हुआ ही कुछ नहीं ना। कंपल्सरी पेपर कहां था? पॉलिटिकल पार्टीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, इन सब में इन्होंने पेपर कंपल्सरी किया। ITR 7 हैज टू बी फाइल्ड इन पेपर। ठीक है, दूसरा ई फाइलिंग प्लस डिजिटल सिग्नेचर, ये कहां कहां कंपल्सरी था? कंपनी प्लस